हेलो बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है लैटिस एंड यूनिट सेल। सॉलिड स्टेट सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था, समझा था। आज की वीडियो में हम लोग लैटिस और यूनिट सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, लैटिस को हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा एक दीवार के बारे में थोड़ा सा सोचिए, जैसे कि एक दीवार कैसे बनती है। तो जब हम कई ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखते हैं तब जाकर हमारी दीवार खड़ी होती है और उससे जो है हमारे घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, है ना। अच्छी तरह से समझेंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिए, अब यहां पर जो दीवार है, जो वॉल है, वो क्या है? लैटिस का एग्जाम्पल है। और जो यहां पर ब्रिक है, ठीक है, वो यूनिट सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम लैटिस को डिफाइन कैसे करेंगे? तो स्पेस लैटिस इज ए रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। अब ये पॉइंट्स, कई पॉइंट्स मिलकर वो लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट्स जो होते हैं वही यूनिट सेल कहलाते हैं, है ना। अब जैसे कि वॉल जो है किससे मिलके बनती है? तो ब्रिक से मिलके बनती है। तो ब्रिक को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल यूनिट कहेंगे। तो वॉल के लिए जैसे ब्रिक है, उसी तरह से लैटिस के लिए यूनिट सेल है। लैटिस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस is a two-dimensional or three-dimensional structure formed by large number of unit cells। ठीक है, अब अच्छी तरह से हम लोगों ने देख लिया कि लैटिस का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या होता है? यूनिट सेल होता है। अब इस यूनिट सेल को हम बेसिस के नाम से भी जानते हैं और मोटिफ के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, अच्छी तरह से आप इसे याद रखेंगे, है ना, पूछे जाते हैं। अब यूनिट सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म ए लैटिस। ठीक है बच्चों, सिंपल सा, एक लाइन में टू द पॉइंट इसका डेफिनेशन। अब हम लोगों को यूनिट सेल के कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है यूनिट सेल का एग्जाम्पल है ना। अब इसके कंपोनेंट्स देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए, यूनिट सेल को समझने के लिए आप कोई भी अगल बगल में या आपके घर में कोई भी एक बेकार सा पड़ा हुआ कोई डब्बा पड़ा हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं समझने के लिए। जैसे कि मार्केट से कोई चीज लाते हैं जो कि डब्बे में पैक होता है, तो उस डब्बे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे कि सबों के कॉर्नर उस डब्बे में क्या मिलेंगे? सबसे पहले कॉर्नर होते हैं। तो चलिए, एक तो क्या हो गया? कॉर्नर। ये कॉर्नर हमने लिख दिया, तो एक इसका कंपोनेंट कॉर्नर हो गया। अब दूसरी क्या है? दो कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम एज कहते हैं। एज कहते हैं। जब चार एजेस मिल जाते हैं तो इसे हम फेस कहते हैं। फेस कहते हैं। देखिए, अब इसे समझने के लिए आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं अभी, आप उस कमरे को ही देखिए, आप चारों तरफ ध्यान दीजिए कि आपके कमरे के जो सारे कॉर्नर्स हैं, आप गिनती भी कर सकते हैं कि कितने कॉर्नर्स हैं, है ना। तो सारे कॉर्नर्स क्या हो गए? कॉर्नर हो गए। आप पाएंगे कि आपके कमरे की में जो कॉर्नर्स हैं वो टोटल 8 है ना। अब देखिए, दो कोने को मिलाने वाली
जो दीवार की लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी। अब ये चार चार एजेस मिलके, एक तो छत की एज हो गई, एक आपके दीवार के साइड की एज हो गई, और एक फर्श की एज हो गई, और एक फिर साइड की एज हो गई। ये मिलकर क्या बना रही है, फेस। ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, फेस बना रहे हैं। और ये फेस क्या है, यही है आपका वॉल। तो दीवार जो है वो कैसे समझेंगे, वो एज हो गया, है ना। अब जरा यहां देखिए, अब आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, तो लेफ्ट साइड की नीचे वाला एक कॉर्नर, जैसे आप यहां बैठे हुए हो तो लेफ्ट साइड की ये जो नीचे वाला जो कॉर्नर है, वहां से अपने राइट हैंड साइड की दीवार की ऊपर वाली कॉर्नर, वहां पर एक आप लाइन को खींचे, इमेजिन कीजिए। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बॉडी डायगोनल। ठीक है, बॉडी डायगोनल। अब एक और पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर। तो कमरे में बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगी, जो सेंटर है उसे क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो बिल्कुल आसान है, बॉडी सेंटर। अब देखिए, अभी अभी हम लोगों ने फेस के बारे में जाना है। मैं इसे इरेज कर देता हूं और फिर आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर ये जो है चार कॉर्नर्स और ये एजेस हो गए, ये चार एज मिलकर क्या बना रहे हैं, इस डब्बे के लिए एक दीवार बना रहे हैं। डब्बे से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, तो यूनिट सेल की ये क्या हो गई, एक दीवार हो गई, जो यही दीवार क्या कहलाती है, फेस कहलाती है। अब जरा देखिए, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर पर अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी फेस डायगोनल। फेस डायगोनल। ठीक है, अब चलिए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं, और मैं लिख भी देता हूं। देखिए, अब आपको कमरे के सारे कॉर्नर्स को काउंट कीजिए, आपको कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 8 मिलेंगे। एजेस को काउंट करेंगे, आपको 12 मिलेंगे। फेस यानी दीवार, फेस क्या हो गई, दीवार। यानी कि अब देखिए कमरे में आप कहेंगे कि 4 ही तो दीवार है, लेकिन ऊपर की छत वो भी एक दीवार, वो भी एक फेस है, 5, और नीचे की फर्श 6 हो गए। बॉडी सेंटर तो एक ही होना है, किसी भी बॉडी का एक ही सेंटर होगा। बॉडी डायगोनल अभी अभी हमने देखा है ना, कि लेफ्ट हैंड साइड की जो दीवार है उसकी नीचे वाले कॉर्नर से राइट हैंड साइड की जो दीवार है उसके ऊपर वाले कॉर्नर पे एक हम डायगोनल खींचेंगे, और इस तरह से बारी बारी से हम सारी दीवारों का करेंगे, तो आप पाएंगे कि बॉडी डायगोनल जो है 4 होते हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। अब अभी अभी हम लोगों ने फेस डायगोनल को देखा था। फेस, ये जैसे एक फेस है, जैसे कि फेस यानी कि दीवार को ले लीजिए, दीवार से कल्पना कीजिए कि अब देखिए कि एक कॉर्नर से, दीवार की एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर पर एक आप लाइन खींचे, है ना, एक आप लाइन खींचे, जैसे कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये दीवार की इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, एक फेस डायगोनल हो गया और एक फेस डायगोनल हो गया। यानी कि एक फेस में 2 फेस डायगोनल हो गए, और टोटल फेस कितने होते हैं, 6। तो कितने हो गए फेस डायगोनल, 12 हो गए। अब यहां पर हम लोगों को कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब आप समझिए, देखिए जैसे कि हम इस डब्बे के साथ में एक और डब्बे को बगल में रख देते हैं, है ना। जैसे कि लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उससे सटा हुआ एक दूसरा कमरा है ना। तो आप देखेंगे, जैसे समझ जाइए कि राइट साइड में एक और कमरा जो है आपके कमरे से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, दरवाजा हो या नहीं हो लेकिन जुड़ा हुआ है, ध्यान दें। तो वो जो दीवार है, राइट साइड की जो दीवार है,
वो दोनों में कॉमन है। यानी कि वो जो दीवार है, राइट साइड की दीवार, वो राइट कमरे में भी है और आपके कमरे में भी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि उस दीवार का कंट्रीब्यूशन आपके कमरे में कितना हो गया, 50% हो गया, है ना, और दूसरे कमरे में 50% हो गया। वही बात यहां हो रही है, वही बात आपको यहां पर करनी है ना। तो हम कह सकते हैं कि फेस का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से आप अब देखिए बॉडी सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन देते, क्योंकि बॉडी में तो एक ही सेंटर है और वो किसी से भी अटैच नहीं है। आपके कमरे का जो सेंटर है वो तो सिर्फ आपके कमरे का है, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 होगा। 1 का क्या मतलब हुआ कि ये सिर्फ आपके कमरे में 100% है ना, तो ये दूसरे कमरे में ये शेयर नहीं हो रहा है। तो अब हम इस चीज को और बारीकी से और बेहतर ढंग से समझते हैं, और मैं लिख भी रहा हूं ताकि आप इसको नोट बना सके। देखिए, तो यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है कि इसके कंट्रीब्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए, कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन आप ध्यान से जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो है 1/8 होता है। एज अभी अभी हमने फेस के बारे में देखा, तो आप एज के बारे में जरा सोचिए, एज वो कितने हो सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। आपके कमरे की राइट हैंड साइड की जो दीवार है, एक को लेकर चलते हैं, मान लिया कि ये राइट हैंड साइड की दीवार है ना, ये राइट हैंड साइड की दीवार है आपकी, है ना, ये वाली दीवार जो है राइट हैंड साइड की है। और अभी अभी हमने देखा कि राइट साइड में आपका एक कमरा है, और है ना, एक कमरा है। अब जरा सोचिए कि एक और ऊपर मंजिल बनी हुई है, तो एक आपके कमरे के ऊपर है और जो आपके बगल में जो रूम है उसके ऊपर भी एक रूम बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो एज है, ये चारों कमरे में कॉमन है, चारों कमरे में कॉमन है। तो एक कमरे में इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से, और हमने इसका तो देख लिया फेस का, बॉडी सेंटर हर कमरे का अपना अलग अलग होगा, यानी कि बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 होगा। बॉडी डायगोनल, अब बॉडी डायगोनल जो है वो तो बॉडी के अंदर की चीज है, यानी कि अगर कमरे का डायगोनल आप लेकर चले तो वो तो एक कमरे का अपना है, तो 100% कंट्रीब्यूशन उसका है, यानी कि उसका हम कहेंगे कि उसकी कंट्रीब्यूशन 1 है। उसी तरह से फेस डायगोनल, फेस का अभी अभी हम लोग देखिए, फेस डायगोनल एक, आप ध्यान से इसको सोचे तो आप पाएंगे कि फेस डायगोनल का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, 1/2 है ना। ये दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है। अगर जैसे कि राइट साइड की आप दीवार है, तो राइट साइड की दीवार जो है, तो वो तो आपके राइट साइड में जो आपके कमरे के राइट साइड में जो कमरा है, उन दोनों में ही वो दीवार शेयर्ड हो रही है ना। तो जाहिर सी बात है कि उसके जो डायगोनल होंगे वो दोनों में ही शेयर होंगे, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, हर कमरे में हाफ हाफ होगा। तो यहां हमने लिखा, देखिए बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, है ना। और देखिए, मैं इसको याद करने का एक छोटा सा आपको तरीका भी बताता हूं, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे देखिए कि मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा बनाया है, ध्यान दीजिए, शायद आपके काम आ सकते हैं। देखिए, अगर ऐसे ही याद हो गया तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद हुआ तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि मैं बता रहा हूं। देखिए, हम पहले अल्फाबेटिकली ऊपर से शुरू करते हैं। अल्फाबेटिकली देखिए, सबसे पहले कौन आ रहा है, तो बॉडी सेंटर, BC, बॉडी सेंटर। उसके बाद क्या आएगा, बॉडी डायगोनल, BD। अब B के बाद C का मतलब क्या हो गया, कॉर्नर। उसके बाद E का मतलब क्या हो गया, एज। उसके बाद F का मतलब फेस। उसके बाद लिख दीजिए FD मीन्स फेस डायगोनल। अब जरा देखिए, अब कैसे लिखेंगे आप, तो 1, 4, 8,
12, 6, 12। इस तरह से आपने देखा कि कितने बॉडी कॉर्नर होते हैं, बॉडी सेंटर होते हैं, सॉरी बॉडी सेंटर 1, बॉडी डायगोनल 4, कॉर्नर 8, एज 12, फेस 6, फेस डायगोनल 12। इनका कंट्रीब्यूशन अभी याद रखिए। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, इसका भी बॉडी डायगोनल का भी 1, कॉर्नर का 1/8, ई एज 1/4, फेस का क्या होता है 1/2, और फेस डायगोनल का भी क्या होगा 1/2 होगा, है ना। तो इस तरह से भी आप एक साथ, है ना। अब क्या है कि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, BCBD, उसके बाद CEFFD, है ना। तो ये एक मैंने तरीका बनाया है और मेरे बहुत बच्चों को जो है इसमें इससे याद रखने में जो है उन्हें आसानी हुई है, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर दूं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों ने यूनिट सेल समझ लिया। अब हम लोगों को समझना है कि ये यूनिट सेल के टाइप्स क्या हैं। आसान है बच्चों, केवल आप जो जो मैं बताता चलूं केवल फॉलो करते चले, इससे ही बात बन जाएगी। देखिए, पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या है नॉन प्रिमिटिव। बहुत ही सिंपल सा, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम सिंपल यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। सिंपल यूनिट सेल क्या हुआ? सिंपल यूनिट सेल का मतलब यह हुआ कि इसके केवल कॉर्नर पर ही क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं और कहीं पार्टिकल्स नहीं होते हैं। जैसे देखिए, एक आप इसे ऐसे बनाइए, ये एक है, उसके बाद आप यहां रखें, है ना। यानी कि यहां पर आप देखिए कि केवल इनके कॉर्नर पर ही जो है पार्टिकल्स मौजूद हैं और कहीं पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे? सिंपल यूनिट सेल कहेंगे। अब देखिए, एक टर्म आता है जिसे लेटिस पॉइंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट पे आपके पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, है ना। तो देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल में कितने कॉर्नर मौजूद होते हैं? 8 कॉर्नर मौजूद होते हैं और उन्हीं जगह पर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 8 जगहों पर पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उनके लैटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, यहां पर आपको समझने की कोशिश करनी है। जाहिर सी बात है, नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है? जो बिल्कुल सिंपल नहीं होता, सिंपल से थोड़ा हटकर, है ना, सिंपल से थोड़ा हटकर। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि FCC, इसे हम फेस सेंटर्ड सेल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड, और इसे क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड। और एक होता है एंड फेस सेंटर। इन तीनों को आपको अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो फेस सेंटर्ड होता है FCC, जिसे हम क्या कहेंगे? फेस सेंटर्ड। BCC, इसे क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड। और एंड फेस सेंटर, जिसे हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए, कॉर्नर पर देखिए, जो प्रिमिटिव जो होते हैं वो, उसमें जो है पार्टिकल कहां होते हैं? कॉर्नर्स पर होते हैं। तो कॉर्नर्स पर जो है वो तो सबों में कॉमन होंगे, कॉर्नर पर होंगे। तो देखिए, फेस सेंटर्ड में क्या होना है? कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे पार्टिकल्स, उसके अलावा कहां होंगे? फेस सेंटर्स पर होंगे। फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं, यानी कि, और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो
8 जो है वो तो कॉर्नर है, इन पर पार्टिकल होंगे ही, और ऊपर से फेस हो गए 6 और हर फेस के सेंटर में है, तो हमारे टोटल लैटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 14 लैटिस पॉइंट्स हो जाएंगे। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। नाउ कम टू बॉडी सेंटर। खुद सोच सकते हैं आप, कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। उसके बाद बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितने होते हैं? एक ही होता है। टोटल कितने लैटिस पॉइंट हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। एंड फेस सेंटर, एंड फेस। अब एंड फेस का क्या मतलब हो गया? ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें कई बच्चे जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इसे समझिए कि टू अपोजिट फेसेस जो हैं, दो अपोजिट फेसेस जो होते हैं, उनको लेकर चलना है आपको। तो देखिए यहां पर कॉर्नर्स तो 8 होते ही हैं, यहां पर पार्टिकल्स मौजूद है। उसके बाद दो अपोजिट फेसेस, वहां पर 2 पार्टिकल मौजूद है। टोटल कितने लैटिस पॉइंट्स हो गए? 10। क्या दिक्कत है? बहुत ही आसान है। तो इसे अच्छी तरह से समझ लेना है। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड अच्छी तरह देखिए, इसे EFC के नाम से भी जानते हैं और इसे ECC के नाम से भी जानते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, अपने नोट्स को बनाते चलेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। व्हाट इज रैंक ऑफ यूनिट सेल, है ना। तो देखिए, किसी भी यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैं आपको यहां समझा रहा हूं। देखिए, जैसे कि ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है ना। इसके कॉर्नर पर क्या है? एक एक पार्टिकल मौजूद है, पार्टिकल मौजूद है। तो आप कहेंगे यहां तो 8 पार्टिकल मौजूद हैं, इसलिए रैंक ऑफ यूनिट सेल 8 हो गया। नहीं बच्चों, यहां पर ध्यान देना है आपको। देखिए, यहां पर जो एक पार्टिकल है, तो एक यूनिट सेल में उसका हिस्सा पूरा नहीं है। आपने देखा है कि कॉर्नर पर जो पार्टिकल मौजूद होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक यूनिट सेल के लिए 1/8 होता है ना। तो टोटल कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं? 8 है, 8 पार्टिकल्स मौजूद हैं। और बिकॉज दे आर सिचुएटेड एट कॉर्नर्स, तो कॉर्नर पर इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/8 होता है। यानी कितना हो जाएगा? 1। तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है? तो 1 प्रेजेंट है। इसे हम कह सकते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल को, दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। अब आप समझ गए कि एक्चुअल नंबर, एक क्यूब में अगर कॉर्नर पर जो है पार्टिकल मौजूद है, तो एक्चुअल में कितने पार्टिकल मौजूद है? तो हम कह सकते हैं 1। अच्छी तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है। अब देखिए, जेड को निकालने का तरीका क्या है, कैसे आप निकालेंगे जेड क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है साइट ऑक्युपाइड, किस जगह पर यह मौजूद है ना। जैसे कि हमने क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में क्या देखा कि वो कॉर्नर पर है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग एक नोट बना ले। देखिए, सिंपल यूनिट सेल, कॉर्नर्स पर कितने हैं? 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। तो सिंपल यूनिट सेल का जेड कितना हो जाएगा? जेड कितना हो जाएगा? 1। एफसीसी, ध्यान दीजिए, एफसीसी को हम सीसीपी के नाम से भी जानते हैं, सीसीपी के नाम से भी जानते हैं, है ना। आगे मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं, यहां पर तो अभी बिल्कुल चर्चा होती जाएगी। अभी कई चीजें पढ़नी है तो बार बार रिपीटिशन होगी, याद हो जाएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कॉर्नर पे देखिए, एफसीसी फेस सेंटर्ड है, तो कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ में कहां होंगे? फेस पर भी होंगे। चलिए, कॉर्नर पर कितने होते हैं? 8। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन 1/8।
प्लस फेस। फेस कितने होते हैं? 6। ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1/2, है ना। आप जरा देखिए टोटल कितना होगा, इसका हो गया 1, इसका हो गया 3, यानी कि 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एफसीसी या सीसीपी के का जेड कितना होता है? 4 होता है। देखिए बच्चों, ये आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि एक ऐसा लैटिस है, एक ऐसा लैटिस स्ट्रक्चर है जिसका जेड यानी कि रैंक ऑफ यूनिट सेल जो है वो क्या है? जेड है, सॉरी 4 है। तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये बात किसकी हो रही है? एफसीसी की हो रही है या सीसीपी की हो रही है। बीसीसी पे आते हैं, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कॉर्नर पर कितने हैं? 8। कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। बॉडी सेंटर 1, कॉन्ट्रीब्यूशन 1, टोटल कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर के का जेड कितना होता है? 2। आ जाते हैं ईसीसी। ठीक है ना। तो यहां पर एंड सेंटर्ड क्यूबिक है ये। यहां पर कॉर्नर्स कितने हैं? 8। कंट्रीब्यूशन 1/8। उसी तरह से टू फेसेस देखिए, एंड सेंटर्ड के बारे में मैंने बताया था कि 2 ऑल्टरनेट फेसेस, ठीक है ना, ऑल्टरनेट फेसेस। तो इसका क्या हो जाएगा? +2 × 1/2। कितने हो गए? इसका भी 1, इसका भी 1, टोटल 2, है ना। सिंपल यूनिट सेल का जेड 1 हो गया, एफसीसी या सीसीपी का 4, बीसीसी का 2 और एंड सेंटर्ड का 2। बच्चों, अब हम लोग क्रिस्टल सिस्टम्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं उस पर ध्यान देने जा रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिट सेल्स को हमने प्राइमरली या ब्रॉडली 2 टाइप्स में बांटा, और एक होता है सिंपल या प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव जो टर्म है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारे यूनिट सेल्स हो सकते हैं, है ना। तो आप जरा देखिए, जितनी तरह के क्रिस्टल सिस्टम होंगे, जितनी तरह के क्रिस्टल सिस्टम होंगे उतनी ही तरह के आपको यूनिट सेल भी होने वाले हैं, है ना। तो चलिए जरा देखते हैं। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, नाम था उनका ब्रेवेस। उन्होंने इस पर बहुत लंबा चौड़ा काम किया। तो उन्होंने पाया कि क्रिस्टल सिस्टम बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, ओरोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है ना। उन्होंने देखा कि क्यूबिक को मॉडिफाई अगर आप करते हैं तो वो 3 तरह के हो सकते हैं, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। टेट्रागोनल ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, और ऑर्थोरोम्बिक ये सबसे ज्यादा यानी कि 4 टाइप्स के हो सकते हैं, और ये मोनोक्लिनिक ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। लेकिन हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक ये 1 टाइप के ही हो सकते हैं। अब देखिए टोटल 3 2 5 9 10 11 12 13 एंड 14 14। तो ब्रेवेस ने बताया, जो फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस प्रेजेंट है ना। उन्होंने जो है इसकी लेंथ जो है, लेंथ ए बी सी आप मान के चलिए, ठीक है ना, ए बी सी आप इनकी लेंथ को लेकर चल सकते हैं। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि क्यूबिक में, और क्यूबिक तो हम लोग देख भी रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज आप समझ जाइए कि आपके जो सीबीएसई सिलेबस में
जो डिफरेंट टाइप्स के जो यूनिट सेल दिए हुए हैं, तो हमें क्यूबिक पर ही फोकस करना है ना। बाकी के बारे में जो है आपको जानकारी रखनी है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है। चलिए, यहाँ पर देखा गया कि इनकी लेंथ्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है, ये बराबर होते हैं। और इनके एंगल, इनके जो एक्सियल एंगल्स होते हैं, मान के चलिए ये अल्फा है, बीटा है और गामा है, ये 90 डिग्री होंगे, ये 90 डिग्री होंगे। यहां पर देखिए टेट्रागोनल, देखिए टेट्रागोनल में ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। और इनके एक्सियल एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री ही होते हैं, यानी अल्फा भी 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री और गामा भी 90 डिग्री। आते हैं ऑर्थोरोम्बिक पे, ध्यान दीजिए। ऑर्थोरोम्बिक को हम सिर्फ रोम्बिक भी कह सकते हैं, रोम्बिक भी कह सकते हैं। इसमें कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा भी 90 डिग्री, बीटा भी 90 डिग्री और गामा भी 90 डिग्री। हेक्सागोनल में दो जो लेंथ होते हैं वो तो बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा जो है वो बराबर नहीं होता है ना। और साथ में अल्फा, ये हम हेक्सागोनल को देख रहे हैं, तो अल्फा और बीटा दो एंगल जो है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन गामा जो है वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। ये एक्सियल एंगल्स है। अब हम आते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ये सारे के सारे बराबर होंगे, है ना। रोम्बोहेड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन इसके जो एंगल्स हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए। छोटे छोटे नोट्स जो है आप बनाते चले। अब हम आते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखिए, ये कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता, आप खुद देख रहे हैं। इसकी साइज, इसकी साइज और इसकी साइज बिल्कुल डिफरेंट है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं मोनोक्लिनिक पे, हम कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन यहां पर दो एंगल तो 90 डिग्री होंगे, लेकिन तीसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोक्लिनिक। उसी तरह से ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कोई भी बराबर नहीं होता, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, कोई भी लेंथ बराबर नहीं होता, और इसका कोई भी एंगल एक दूसरे के बराबर भी नहीं होता, यानी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ये हमारा ट्राइक्लिनिक है, और ये भी लिख लीजिए इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब देख रहे हैं, यहां पर एक सबसे बड़ी बात आपको जानने की जरूरत है। पूछा जाता है सबसे सिमेट्रिकल कौन सा लैटिस है, तो याद रखिएगा क्यूबिक जो होता है वो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। यहीं पर लिस्ट सिमेट्रिकल जो है वो ट्राइक्लिनिक होता है। दिस इज लिस्ट सिमेट्रिकल। थोड़े से एग्जांपल्स को याद रखें, जैसे कि मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं एग्जांपल्स, आप ऐसे याद रखें इसे। देखिए, ये क्यूबिक के, आप याद रखिए NaCl, ये कॉमन एग्जांपल है। कॉपर, दो याद रखिए। वहीं पर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में याद रखें आप व्हाइट टिन, ऐसे व्हाइट टिन जो होता है उसकी लैटिस टेट्रागोनल होती है। ऑर्थोरोम्बिक,
ऑर्थोरोम्बिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका और रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, देखिए सल्फर जो है एक आपका मोनोक्लिनिक सल्फर भी होता है, तो यहां भी आप याद रखिए कि मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक लैटिस का एग्जाम्पल हो गया, रोम्बिक सल्फर ऑर्थोरोम्बिक सल्फर का, ऑर्थोरोम्बिक लैटिस का एग्जाम्पल हो गया। और इसके अलावा एक याद रखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, KNO3 है ना, इसको ऐसे ये KNO3 एक इंपॉर्टेंट है, KNO3। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का एग्जाम्पल है आइस, आइस याद रखिए हेक्सागोनल का एग्जाम्पल। और रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का है NaNO3। मोनोक्लिनिक का आपने एग्जाम्पल देख ही लिया। और उसके बाद जो है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल है K2Cr2O7। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि particles are present at corners, face center and body center. What is the number of particle? यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में हमें जानना है। देखिए पार्टिकल्स कहां कहां मौजूद हैं, कॉर्नर पर है, उसके बाद फेस सेंटर, ऐसे नहीं, जगह की कमी है तो हम थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, कॉर्नर पर है, उसके बाद कहाँ है, फेस सेंटर पर है, उसके बाद कहाँ है, बॉडी सेंटर पर है ना, कॉर्नर पर। कॉर्नर पर कितने होते हैं, 8। फेस सेंटर कितने हो गए, सोचिए, है ना, फेस सेंटर कितने हो गए, फेस होते हैं 6, तो फेस सेंटर हो जाएंगे 6। बॉडी सेंटर 1 ही होता है। इन सबों का कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। और बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1। ये कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, 3। ये कितना हो गया, 1। कितने हो गए टोटल, 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हियर एटम P इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम P जो है कहां है, कॉर्नर पर है। Q कहां पर है, फेस सेंटर पर है। अब पूछा जा रहा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। अब तो दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। देखिए P कहां पर है, कॉर्नर पर है, यानी कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, टोटल 1। Q कहां पर है, फेस सेंटर पर है। फेस सेंटर कितने होते हैं, फेस सेंटर होते हैं 6, है ना, 6। कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 इक्वल टू 3, यानी P कितने हो गए, 1। Q कितने हो गए, 3। हेंस इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, PQ3। आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए, एटम P Q R आर प्रेजेंट एट 1/3 ऑफ द एज सेंटर, 1/3 ऑफ द फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। देखिए हम लिख लेते हैं, पहले P है, P कहां पर है, 1/3 ऑफ एज सेंटर, एज सेंटर, ठीक है ना, एज सेंटर।
क्यू ये कहाँ है, 1/3 ऑफ फेस सेंटर, और आर कहां पर है, बॉडी सेंटर। चलो देखिए, फेस सेंटर 1/3 ऑफ एज सेंटर। सोचिए पी एज सेंटर, एज कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 एज सेंटर हो जाएंगे, उसका 1/3, उसका 1/3। अब देखिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एज का 1/4, तो 1/4 किया, कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा। यहां पर देखते हैं फेस सेंटर, फेस सेंटर कितने फेस होते हैं, 6, यहां पर ऐसे इक्वल टू 6 फेस होते हैं। चलो उसका कितना, 1/3, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, कितना हुआ, 1। आर कहां पर होता है, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1, कंट्रीब्यूशन 1 इक्वल टू 1। इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू आर, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर पूछ दिया गया कि इसका रैंक कितना होगा, तो हमें पता है रैंक मीन्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यानी कि 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। तो देखा बच्चों, अगर आप सही ढंग से क्वेश्चन को लेकर चलते हैं तो आपको आंसर भी आसानी से मिल जाती है। और जल्दी ही हम मिलते हैं और आगे के टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को जरूर लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। ओके देन, बाय बच्चों, टेक केयर, कमेंट